इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पहले सीपीसी के लेक्चर में पूरा ब्रीफ हिस्ट्री और पूरा डेफिनेशन देखा था, जो सेक्शन 2 में डिफाइन किए गए पूरे वर्ड्स को डिफाइन किए गए, उसको हमने कवर किया था। यदि आप नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के सेशन में हम देखेंगे सेक्शन 3 से आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बात करता है? न्यायालयों की अधीनस्थता। तो न्यायालयों की अधीनस्थता क्या मतलब है कि कौन सा न्यायालय किसके अधीनस्थ होगा, किसके अंडर में काम करता है न्यायालय, ठीक है। तो इस संहिता के प्रयोजन के लिए, अर्थात किस संहिता, सीपीसी के प्रयोजन के लिए जो जिला न्यायालय है उच्च न्यायालय का अधीनस्थ होगा, और जो उससे जिला न्यायालय से अवर श्रेणी के, यानी कि जिला न्यायालय से जो छोटे कोर्ट हैं, वो उसके हर सिविल न्यायालय और हर लघु वाद न्यायालय जिला न्यायालय के और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय है वो सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे कौन होगा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिला न्यायालय है, तो सबसे नीचे होगा जिला न्यायालय, उससे ऊपर उच्च न्यायालय, उससे नीचे ऊपर उच्चतम न्यायालय होगा। अब यहाँ पे बात करें जो जिला न्यायालय है, तो इससे नीचे के जितने कोर्ट होंगे वो किसके अंडर में आएंगे, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंडर में आएंगे। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के नीचे तो सभी कोर्ट आते हैं। तो ये हो गया आपका न्यायालयों की अधीनस्थता, यानी कि कौन सा न्यायालय किसके अधीन काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेक्शन 5 इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। अब यहाँ पे जो सीपीसी है उसके कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होंगे जो राज्य सरकार ऐसा अधिसूचना जारी कर सकती है कि वो राजस्व न्यायालयों को भी लागू हो सकते हैं, और कुछ ऐसे उपबंध हो जो लागू हैं अभी राजस्व न्यायालयों को, तो अधिसूचना में जारी कर सकेगी राज्य सरकार कि वह लागू नहीं होंगे। तो मतलब राज्य सरकार के पास इतनी पावर है, ठीक है। तो इसको हम सेक्शन देख लेते हैं कि जहाँ कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में, यानी कि कोई ऐसा मैटर राजस्व से रिलेटेड, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऐसे न्यायालय को लागू कोई विशेष अधिनियम मौन है, यानी कि यदि राजस्व न्यायालय को कोई बात है, ठीक है, उससे संबंधित कोई मैटर है और उसके संबंध कोई विशेष अधिनियम मौन है, साइलेंट है, तो इस संहिता के उपबंधों द्वारा शासित है, ठीक है। तो अगर कोई विशेष अधिनियम द्वारा उस मैटर पे क्या है, विशेष अधिनियम द्वारा मौन है, साइलेंट है, तो कहाँ से शासित होगा, तो वो सीपीसी के अंतर्गत शासित होगा। वहाँ पर राज्य सरकार क्या कर सकती है, अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि उपबंधों के कोई प्रभाग, यानी कि जो उपबंध है उसका कुछ भाग लागू नहीं होंगे, या अगर लागू होंगे तो उपांतरों, यानी कि जो कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस के साथ लागू हो सकेंगे। तो ये है आपका सब सेक्शन 1। और उसके बाद देखते हैं सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बात किया गया, राजस्व न्यायालय। अब राजस्व न्यायालय तो ये ठीक है, लेकिन राजस्व न्यायालय होता क्या है, तब यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व न्यायालय से विपरीत ऐसा न्यायालय है जो कृषि प्रयोजन के लिए, किसके प्रयोजन के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड है कि उसके कृषि के प्रयोजन के लिए क्या किया जा रहा है, कोई भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से संबंधित कोई वाद है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, या अन्य कोई कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, वो क्या कहलाता है, राजस्व न्यायालय। अर्थात कहने का क्या मतलब हुआ कि जो राजस्व न्यायालय है वो उसको अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अंतर्गत अधिकारिता है कि वो क्या कर सकता है, जो कृषि प्रयोजन के लिए जो भूमि है उसके भाटक से संबंधित, राजस्व से संबंधित या लाभों से संबंधित कोई वाद है, ठीक है, तो उसका क्या कर सकता है, विचारण कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो राजस्व न्यायालय कहलाएगा। उसके बाद सेक्शन 6 क्या बात करता है, धन संबंधी अधिकारिता, यानी कि कौन से न्यायालय के कितनी धन संबंधी अधिकारिता है, कितने तक का केस का विचारण कर सकता है, ये सब
देखेंगे तो सभी श्रेणी के न्यायालय के लिए अलग अलग धन संबंधी अधिकारिता अभिव्यक्त है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि हर न्यायालय का, कोई भी न्यायालय जिसका क्या हुआ है कि अलग अलग धन संबंधी अधिकारिता अभिव्यक्त की गई है। कोई न्यायालय ऐसे मामले का विचार नहीं करेगा जिसकी रकम या विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की सीमाओं से अधिक हो। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि कोई कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उसकी अगर अधिकारिता है कि वो 10 लाख रुपए तक का क्या कर सकता है, केस सुन सकता है। 10 लाख से अधिक का जो केस आएगा उसका विचारण नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं दी गई कि वह उसका विचारण कर सकेगा। अब जिसके पास 10 लाख से अधिक करने का विचारण हो, अधिकारिता होगी विचारण करने का, वो क्या करेगा, विचारण करेगा। अर्थात कहने का मतलब सभी श्रेणी के जो न्यायालय हैं तो सब के लिए अलग अलग एक मौद्रिक यानी कि धन संबंधी अधिकारिता निश्चित कर दी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।